नमस्कार दोस्तों, मकैंची मलिक साहब की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम रिवाइज करेंगे HMT गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हीट एंड मास ट्रांसफर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि हमें पढ़ते हैं HMT हमारे यू कैन से 4 ही चैप्टर हैं मेनली। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और हीट एक्सचेंजर। ठीक है जी, चैप्टर 4 ही रहते हैं मेनली, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और हीट एक्सचेंजर। बट हम इसको कंडक्शन की अलग वीडियो करेंगे, कन्वेक्शन की भी अलग करेंगे, रेडिएशन की भी अलग करेंगे और हीट एक्सचेंजर की भी अलग अलग करेंगे। हो सकता है कंडक्शन में हम 2 वीडियो डाल दें, एक ओनली कंडक्शन की और दूसरा हम फिन जो टॉपिक पढ़ते हैं उसकी हम अलग से वीडियो डाल देंगे। ठीक है जी, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो जी शुरू करते हैं कंडक्शन। ठीक है, ठीक है, हमें पता है हीट ट्रांसफर के अलग अलग मोड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन मेनली सॉलिड्स में होता है, बट ये लिक्विड और गैस में भी होता है, बट उनमें वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है। कन्वेक्शन जो है मेनली इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करते हैं, अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं। रेडिएशन जो है ऐसा मोड है जिसमें हमें हीट ट्रांसफर के लिए कोई मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता। ठीक है जी, तो कंडक्शन में बात करें तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे सिलेंडर के केस में थर्मल रेजिस्टेंस का। RTH जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है सिलेंडर के केस में क्या हो जाएगा, ln R2/R1 डिवाइडेड बाय 2πkL। ठीक है जी, सबसे पहले ये आपका फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें छोटी छोटी चीज़ें या डेफिनेशन लिखने का कोई मतलब नहीं है, केवल वो पॉइंट लिखेंगे हम जो पॉइंट हमारे गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और जो हमें याद नहीं रहते हैं। ठीक है, सिलेंडर के केस में हमारा थर्मल रेजिस्टेंस ये होता है। अगर स्फीयर के केस में बात करेंगे तो स्फीयर के केस में क्या रहेगा, स्फीयर के केस में थर्मल रेजिस्टेंस रहेगा हमारा R2 - R1 डिवाइडेड बाय 4πR1R2K। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों के दोनों। क्वेश्चंस आई होप आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, फिर भी अगर याद रखना है तो याद रखने के लिए ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन आता है रेडियस ऑफ इंसुलेशन या फिर क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पे। रेडियस ऑफ इंसुलेशन, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन लिख लेते हैं, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। क्रिटिकल थिकनेस भी आता है, क्रिटिकल रेडियस भी आता है, दोनों के दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्रिटिकल रेडियस की अगर बात करें तो सिलेंडर के केस में और स्फीयर के केस में, 2 केस में बात करेंगे हम, सिलेंडर के केस में और स्फीयर के केस में। ठीक है, सिलेंडर के केस में अगर बात करेंगे तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का फॉर्मूला होता है R = K/H। RC क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन होती है K/H। ठीक है, और स्फीयर के केस में क्या हो जाएगा, स्फीयर के केस में आपको याद भी कैसे रखना है, इसको हमेशा याद भी इसी तरीके से रखना है, इसका डबल कर देना है सिलेंडर का। सिलेंडर जो है, सिलेंडर को अगर डबल कर देंगे तो वो स्फीयर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे, आपको याद रह जाएगा। 2K/H अगर करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा स्फीयर के केस में फॉर्मूला। ठीक है जी, तो ये 2 आपको इंपॉर्टेंट याद रहने चाहिए। अगर आपसे पूछ ले रेडियस ऑफ इंसुलेशन ना पूछ के क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन पूछ ले, अगर क्रिटिकल थिकनेस पूछ ले अगर, तो उस केस में क्या करेंगे, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन के लिए हमारा RC माइनस आउटर जो रेडियस होगी उसको घटा देंगे, वो हमारा क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो आई थिंक यहाँ से आपके ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यही हैं कंडक्शन के केस में, और इनसे आपके ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे। एक हम देख लेते हैं जो हमारा हीट जनरेशन 1 डायमेंशनल के केस में, हीट जनरेशन वाला केस जो है, जनरेशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है,
हम y और z कोऑर्डिनेट नहीं ले रहे, केवल x कोऑर्डिनेट लेंगे। उस केस में स्लैब के केस में अगर बात करें, स्लैब के केस में हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, कर्ल स्क्वायर t बाई कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू डॉट बाई एच। ठीक है जी, सॉरी क्यू डॉट बाई के। ठीक है जी, कर्ल स्क्वायर t बाई कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू डॉट बाई के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहां से अगर इसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो t हमारा आ जाएगा माइनस क्यू डॉट एक्स स्क्वायर बाई 2k प्लस c1x प्लस c2, और c1 c2 जो है बाउंड्री कंडीशन पुट करके आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपका यू कैन से फॉर्मूला आ जाएगा, उसी से आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हीट जनरेशन जो होती है, हीट जनरेशन का फॉर्मूला हम एक तरीके से ये भी याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक उससे जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हीट जनरेशन का फॉर्मूला क्या आता है, आई स्क्वायर रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एल। ये हीट जनरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है जी, इसको भी याद रखना है। इसी के केस में एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर हमारा, ये तो स्लैब का केस हो गया, सिलेंडर के केस में क्या होगा, सिलेंडर वाले केस में क्या हो जाएगा, सेम जैसे मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, T इज इक्वल टू माइनस क्यू डॉट आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 4k प्लस C1 ln r प्लस C2। ठीक है, C1 और C2 आप जो है बाउंड्री कंडीशन रख के आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से आपको सारे फॉर्मूले जो हैं आपके कंडक्शन के कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक जो हमने फॉर्मूले किए हैं वो सारे के सारे हमने किए हैं स्टेडी हीट कंडक्शन के केस में। अनस्टेडी वाले केस में क्या हो जाएगा, एक दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको भी देख लेते हैं। कि सबसे पहले टाइम कांस्टेंट वाला कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो उस केस में हमें याद रखना है पहले तो अनस्टेडी जो है, अनस्टेडी हीट कंडक्शन। अनस्टेडी हीट कंडक्शन के केस में सबसे पहले अगर बात करें, हमें पता है एच ए इज इक्वल टू टी माइनस टी इन्फिनिटी होता है, इट विल बी इक्वल टू माइनस एम सी पी डी टी बाई डी टाउ। डी टाउ जो हमारा टाइम है। ठीक है, और जो m है उसको आप रो वी लिख सकते हैं। मास जो होता है हमारा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। ठीक है, कंडक्शन और कन्वेक्शन की हीट ट्रांसफर को अगर आप इक्वेट करेंगे तो ये यहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें एक टाइम कांस्टेंट का, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट जो होता है हमारा वो होता है रो वी सी पी बाय एच ए। ठीक है, रो वी सी पी बाई एच ए। अगर यहाँ से ध्यान से देखें, रो वी सी पी बाई एच ए, ये जो आएगा इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा टाइम कांस्टेंट निकल आएगा। तो ये जो हमारा टाइम कांस्टेंट जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है टाइम कांस्टेंट का, कि फॉर ए थर्मोकपल टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन 63.2% ऑफ फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर का 63.2% अगर हमें टेम्परेचर पहुंचने में कितना टाइम चाहिए उसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है जी, ये आपका इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और एक चीज़ हम पढ़ते हैं, लम्प्ड हीट फ्लो एनालिसिस कब इस्तेमाल होगा। लम्प्ड हीट एनालिसिस हम कब करेंगे इस्तेमाल, इसका कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि लम्प्ड हीट फ्लो एनालिसिस जो है, लम्प्ड हीट एनालिसिस जो है वो हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब बायोट नंबर की वैल्यू लेस देन, बायोट नंबर इज लेस देन 0.1। ठीक है, 0.1 से कम होगी। और बायोट नंबर होता क्या है, बायोट नंबर हमारा क्या होता है, बायोट नंबर इज एच एस बाय के सॉलिड, या फिर इसको हम बोलते हैं इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो यहां से आपका सारा ये आ जाता है। इसी को जब हम यू कैन से सोल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा एक डायरेक्ट रिलेशन आता है, कई बार उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ही पेज में आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो T1 माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइड बाई T माइनस टी इन्फिनिटी इट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एच ए बाय रो वी सी पी इंटू टाउ। ठीक है जी,
यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में नॉर्मली क्या आएगा, टेम्परेचर पूछ लेंगे, कोई भी आपको सारी चीज़ें दे देंगे, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू दे देंगे, या तो डायरेक्टली, या तो आपको इतनी सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद या 20 सेकंड के बाद अगर आपको देंगे तो यहाँ पे आप टाउ की वैल्यू रखेंगे वो, और इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख के एम्बिएंट टेम्परेचर दे देंगे, सब चीज़ें दे देंगे, आपको टेम्परेचर पूछ लेंगे इतनी देर बाद कितना टेम्परेचर होगा। अगर 2 स्लैब हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको 2 स्लैब दे दी हैं, अलग अलग थिकनेस है या जो भी कुछ है, और इसका K1 है, इसकी K2 है, और उस केस में हमसे पूछ ले इसकी थिकनेस मान लो T1 है, इसकी T2 है, ठीक है। हमें बोले कि एक स्लैब है, ये इसके थर्मल इक्विवेलेंट है जिसका K ये है और T ये है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगी, हमें क्या पता है कि जो इक्विवेलेंट स्लैब होती है वो क्या होती है, थर्मल इक्विवेलेंट स्लैब किसको बोलते हैं, जिसकी सेम तो थिकनेस हो, यानी कि T1 प्लस T2 जो है वो T के बराबर होनी चाहिए, एंड दे शुड ऑफर सेम थर्मल रेजिस्टेंस। तो इस केस में K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आता है, या K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आता है, इट इज इक्वल टू K1 K2 इंटू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, या फिर T1 प्लस T2 इंटू T1 प्लस T2 डिवाइड बाय K1 T2 प्लस K2 T1। ये है स्लैब के केस में। अब अगर बात करें किसी एक सिलेंडर की, यू कैन से सिलेंडर ले लिया हमने, किसी एक सिलेंडर की, और उसको इक्विवेलेंट कर रहे हैं हम किसी स्लैब के, ये भी थर्मल इक्विवेलेंट करेंगे, तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तब सेम चीज़ है हमारे लिए कि सेम थिकनेस होनी चाहिए और सेम थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर करना चाहिए। तो उस केस में अगर मान लो अंदर वाली रेडियस R1 है और बाहर वाली रेडियस R2 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा लोगरिथमिक मीन एरिया आता है, इस केस में स्लैब का लोगरिथमिक मीन एरिया क्या आएगा, AM विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1 डिवाइड बाय ln A2 बाय A1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला डायरेक्टली कहाँ यूज होता है, जब हम किसी सिलेंडर को स्लैब के इक्विवेलेंट रख रहे हैं। अगर किसी स्फीयर को रखेंगे ऐसे ही, अगर किसी स्फीयर को हम, यू कैन से होलो स्फीयर है फॉर एग्जांपल, हम स्लैब के इक्विवेलेंट अगर रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, उसमें AM की वैल्यू आएगी 4 पाई R1 R2, ठीक है। ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएंगे इन पे। एक चीज़ जो मैंने छोड़ दी थी वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाला लायक है कि थर्मल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ होलो स्फीयर वो क्या होता है, वो होता है R2 माइनस R1 डिवाइड बाय 4 पाई K R1 R2, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको भी देख लेना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे सारे कंप्लीट हो गए हैं। कभी आपसे 1 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि हीट ट्रांसफ़र जो है कौन से लॉ को फॉलो करता है थर्मोडायनेमिक्स के, तो सेकंड लॉ जो है, या क्लॉसियस स्टेटमेंट जो है, क्लॉसियस स्टेटमेंट जो मैंने अभी थर्मोडायनेमिक्स में बताई थी कि लो से हाई में जा नहीं सकता, तो मतलब हाई से लो में ही हमेशा फ्लो करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र जो है किसको फॉलो करता है, या हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है जी। ये भी याद रखने की चीज़ है, 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। यहां तक हमारा कंडक्शन स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट दोनों केस में कंप्लीट हो गया है। इसके बाहर कंडक्शन में से कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कंडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया जी। थैंक यू।